सकते हैं। हाँ नहीं देखो, अब उसमें क्या होता है, मूड कोर्ट में ऐसा रहता है कि फैक्ट्स, हाँ हाँ तो फैक्ट्स तो मैम मूड कोर्ट में सिमिलर बट आप ऐसा, देखो फैक्ट्स तो सिमिलर होंगे बट डिपेंड करता है आप उस चीज को किस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं, आप आपकी सेफ साइड को किस तरह लेकर चलते हैं। अब आपको यहाँ पर एज ए डिपेंडेंट और एज ए प्लेंटिफ आप फैक्ट सिमिलर है, क्या होगा केस में फैक्ट से समझिए इस चीज को इशूज से, कि मान लीजिए मैंने कोई केस फाइल किया है, उसके इश्यूज बनाए हैं, इश्यूज किसने बनाए हैं, कोर्ट ने बनाए हैं। अब जब कोर्ट ने उसके इश्यूज बनाए हैं तो वो इश्यूज तो दोनों के लिए सिमिलर है, अलग अलग इशू तो नहीं बनेंगे। ऑर्डर 14 में एक ही इशू, एक ही तरह का इशू बनाया जाएगा, उस इशू को जब बनाया जाएगा तो दोनों पार्टीज को तो उसके अकॉर्डिंग डील करना है, केस किस तरह से देखना है उसी इशू के अकॉर्डिंग देखना है। आप उसी में अपना अपना जो एविडेंस की लिस्ट है आप उसमें दे देंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उसी में दे देंगे, तो यहाँ पर इशू फैक्ट्स तो सिमिलर होंगे। हाँ अब आप अपना सेफ साइड किस तरह से लेकर चलते हैं, अब जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि भाई आप ये कहते हैं कि बिल पेश की जाए, अभी जैसे तो अब बिल को देने के लिए सामने वाला डिनाई कर देता है कि बिल तो है ही नहीं, आप कैसे उससे प्रोड्यूस करवा लेंगे। ये आती है इस तरह की प्रॉब्लम, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम से ये सारी की सारी। कल का किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो एक मर्डर जो हुआ था इंदौर में, वो उसमें सारे के सारे गवाह पलट गए, उसमें आईजी को अब वो दिया गया है कि आप खुद उसको फिर से रीओपन करेंगे और केस स्टडी करेंगे, पुलिस वालों ने उस केस को प्रॉपर फ्रेम नहीं किया। तो अब जब यहाँ चीजें इस तरह की अगर लेखुना कहीं जाते हैं देन उन चीजों के लिए आपको अपना सेफ साइड लेकर चलना है। तो प्रतिवादी और वादी भी अगर सिविल मैटर्स भी है, तो अगर मैंने कहा कि सामने वाले से मुझे 10 लाख रुपए लेना है तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगा क्या कि उसे देना, हाँ उसे सच में देना नहीं होता है। मैं बार बार आप लोग को बताती हूँ ना कि एग्जीक्यूशन तक हम जाते ही क्यों हैं, अगर सामने वाले को इतना फियर है और वो इतना सच बोल दे तो आपका केस तो उसी टाइम खत्म हो जाए जब आपने नोटिस दिया है अगले को कि भाई आपसे मुझे पैसा लेना है, अगर आप नहीं देते हैं तो मैं आपके खिलाफ केस लगा दूंगा। तो अगर कहीं फियर होता है या सच होता तो अगला उसी समय आपको आपका अमाउंट दे दे, है ना। प्रॉपर्टी के केसेस में सेम होता है। क्लियर, और किसी को कोई डाउट है? किरण, किरण का क्लियर हुआ? नंदिता, अजय, हाँ प्रवीण, मैम एक डाउट और है, बोलो। रूल नंबर 15 का ऑर्डर 6 है, प्लेंट के रिगार्डिंग है पहले कि सही जब बोलो, ऑर्डर किस ऑर्डर का रूल कौन सा? मैम ऑर्डर 6 रूल 15, ओके, हाँ ऑर्डर 6 का वेरिफिकेशन के रूल 15। कुछ भी नहीं है, वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग 15 ना। हाँ वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग, देखिए एक चीज आप लोगों को मैंने बार बार कही है, आप लोगों ने इवन नोट डाउन भी किया है उन चीजों को कि 2000 के बाद हमारी सीपीसी में कई सारे चेंजेस हुए हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए कि किसी भी तरह का कोई भी पक्षकार है वो अपना जो प्लीडिंग है जब वो देता है, तो मैंने आप लोगों को एक बार फैमिली कोर्ट का एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारी जो प्लीडिंग होती है उस प्लीडिंग में हमें वो सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए जो कि उस मैटर से रिलेटेड हो और उसी पर एविडेंस लिए जाते हैं। किसी को शायद याद भी हो, मैंने ये भी कहा था कि फैमिली कोर्ट में ये सब भी होता है कि आप जब मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तो किस किस दिन क्या क्या घटना घटी है उन चीजों को भी उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि वो आपकी प्लीडिंग का पार्ट है और उसके अकॉर्डिंग एविडेंस लिए जाएंगे और एविडेंस के अकॉर्डिंग आपका जजमेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट में जब इस तरह की चीजें दी जाती हैं तो उसके साथ एफिडेविट जरूरी है। याद है इवन आप लोगों को 18 हमने ऑर्डर 18 पढ़ा था तो उसमें ऑर्डर 18 का 4 अगर याद हो तो जब भी आप एविडेंस देने के लिए कोर्ट में आते हैं तो आप उसे भी वेरीफाई करेंगे और उसे प्लीज नॉट एक एफिडेविट देंगे 18 4 का कि आप इस केस में गवाही देने वाले हैं, है ना, याद है सभी को? यस मैम। बाकी किसी को याद नहीं है ना। तो यहाँ इस तरह की जब चीजें हैं तो यहाँ वेरिफिकेशन करना इसलिए जरूरी होता है कि जब हम किसी भी चीज को वेरीफाई करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं प्लांटिंग हूँ, मैंने केस फाइल किया, ठीक है, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, पैरा नंबर 1 से लेकर पैरा नंबर 30 तक मैंने एक एक घटना यहाँ पर लिख दी, ठीक। अब जब मैंने उन घटनाओं को लिखा तो जब प्रतिवादी उसका आंसर देगा तो कैसे देगा, उस हर एक पैरा को
आइडेंटिफाई करेगा और मेंशन करेगा कि इस पेरा को हम एक्सेप्ट करते हैं, इसे हम डिनाई करते हैं। ये होती है प्लीडिंग, आपकी जो ड्राफ्टिंग होती है उसमें। तो पेरा 1 में वो, जैसे पेरा 1 में मैंने ये कहा कि भाई इस डेट पे, इस दिनांक पे हम लोगों की शादी हुई, ठीक, तो उस चीज का उसमें प्लीडिंग जब होगा, उसका रिटर्न स्टेटमेंट होगा, तो हाँ इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है। फिर कि भाई इस दिन दिनांक को मारपीट हुई, तो सामने वाला उस चीज को कि नहीं, इस चीज को डिनाई किया जाता है। तो यहाँ पर जब दोनों चीजें होती हैं तो उनको वेरीफाई कोर्ट में किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी प्लीडिंग का पार्ट है, और प्लीडिंग का पार्ट अगर है तो वो आपके एविडेंस में बहुत मैटर करेगा, क्योंकि जब गवाही होगी तो आप प्लीडिंग से बाहर जाकर कोई प्रश्न नहीं कर सकते। आपको जो भी पूछना है उस प्लीडिंग के अकॉर्डिंग पूछना है, चाहे किसी भी तरह का विटनेस हो। और आपको एविडेंस भी जो देने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट देने हैं, वो सारे कैसे होंगे, उस प्लीडिंग के अकॉर्डिंग होंगे। इसलिए इस प्लीडिंग का वेरिफिकेशन जरूरी होता है। और ये कैसे होता है, कोर्ट में ही होता है। ठीक है, राइट मैम। मैम साइन और सिग्नेचर के टाइम पे जैसे जो एक ही अगर प्लेंटिफ ने लिखा है तो वो पूरी दोनों प्लीडिंग्स पे हम सॉरी एक प्लीडिंग पे दोनों साइन करेंगे मैम? देखो फिर तुम नहीं समझे, सिंपल सा पहले एक समझो। जैसे कि एक एप्लीकेशन मुझे कोर्ट में लगानी है, मैंने एक प्लीडिंग, मैंने अपना जो प्लीडिंग में लगाऊंगी, मैंने जो वाद पत्र दिया है, वो वाद पत्र क्या हुआ, मेरा पार्ट हुआ, उसकी एक फाइल बन गई, सामने वाले को समझ हाँ चला गया, सामने वाला कोर्ट में अपियर हुआ, उसने अपना प्लीडिंग दिया, मीन्स WS दिया, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जब उसने पेश किया तो वो भी उसी फाइल का पार्ट हुआ। अच्छा तो अब यहाँ पर दोनों पर सील साइन होगा, है ना, और कोर्ट दोनों को वेरीफाई करेगा कि हाँ ये इसी के हाँ रिलेशन में आया है। मतलब मैं ही वादी हूँ और सामने वाला प्रतिवादी है, गलत व्यक्ति ने पेश नहीं किया है, सही व्यक्ति आया है। तो ये सारी हाँ चीजें ये मतलब साइन कर। मिलकर प्लीडिंग बनता है। आपको अगर याद हो तो जनरल प्लीडिंग का आपका जो ऑर्डर 6 इसी से रिलेटेड है। जनरल प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, वादी और प्रतिवादी दोनों की जो हाँ संयुक्त जो रिकॉर्ड है, जो अभिलेख जिसे हम बोलते हैं, जो आपकी जो फाइल बनती है, वो आपकी जनरल प्लीडिंग है। उसी के जितने भी, अब उसमें क्या होता है, हर डेट पे आपकी ऑर्डर शीट लगती है, और उस हर डेट में क्या हुआ है आज, उस हर चीज को वहां मेंशन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हाँ पहली डेट लगी, पहली डेट में क्या हुआ, तो वहां पर उस चीज को नोट डाउन किया जाएगा कि आज इस डेट में ये काम हुआ है। फिर अगली डेट क्या लगी है वो भी उसमें मेंशन किया जाएगा, और उस पर लिख दिया जाएगा कि अगली इस तारीख को डिपेंडेंट को, प्लेंटिफ को यहाँ पर अपीयर होना है। क्लियर? वो मिलकर आपका हाँ बनता है फाइल कंप्लीट, और वही आपकी है जनरल प्लीडिंग। और वो कोर्ट में बाकायदा उस चीज को वेरीफाई किया जाता है। इवन मैंने हर बार बताया कि प्रेजेंटेशन से आपकी फाइलों पर गुजरती है। सबसे पहले आपको कहाँ सबमिट होना है, करना है उसको, प्रेजेंटेशन, एक डिपार्टमेंट होता है, वहां पर आप उसे देंगे, फिर वहां से वो वेरीफाई होगा कि ये किस जज के ज्यूरिस्डिक्शन में आता है, तो अब वो आपकी फाइल उस कोर्ट पे पहुंच जाएगी, अच्छा और फिर वहां से समन्स निकलेंगे। राइट ओके ठीक, थैंक यू। ओके। और कोई, हम रीज्वाइन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। इसके बाद भी आप ही लोगों को मुझे जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाना है, तो जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है आप लोग पूछ सकते हैं। आराम से हम लोग पढ़ेंगे आज 4 साढ़े 4 बजे तक। बिल्कुल रेडी रहिए आप लोग, पानी वानी पी लो एक बार। अर्शिया, नवनीत, अंशिका, जिसको भी जो भी CPC का प्रॉब्लम है आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग रीज्वाइन करके, आज का जो हमारा 32 है वो तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है किसी को प्रॉब्लम, शुरू करें 32? यस मैम। ओके। और फिर भी अगर किसी को है तो आप लोग मुझे बिल्कुल मैसेज कर दीजिएगा। केस लॉज में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, अगर मैं भूल जाती हूँ, बिजी हूँ, तो प्लीज कोई मुझे रिकॉल करवा दीजिए एक बार, क्योंकि मुझे आपको प्रॉपर CPC के सारे IMP जो जितने भी केस लॉज हैं वो आप लोगों से शेयर करने हैं, है ना। और एक बार लिस्ट आप लोग मुझसे ले लीजिए सारे IMP ऑर्डर्स की और सेक्शन की, तो आप लोग के एग्जाम पर्पज से भी आपको स्टडी हो जाए। इवन आपकी जो भी जो एग्जामिनेशन है कॉम्पिटिटिव, उनके हिसाब से भी आप लोग स्टडी करिए। अगर मीटिंग एंड होता है तो प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब आपका है ये ऑर्डर 32। मैंने जैसे कल भी कहा था कि ये क्वेश्चन मतलब आप सभी लोगों के दिमाग में भी होगा कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है माइनर, उसका अगर उसे किसी जगह केस लगाना है,
या उसके अगेंस्ट अगर कोई केस लगा देता है तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए? ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली सभी के दिमाग में होगा, है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है या माइनर है, तो उस कंडीशन में क्या प्रोसेस होनी चाहिए, भाई क्या होगा उस कंडीशन में, तो उसकी व्यवस्थाएं हमारे पास है। अब जैसे मैं कोई एडल्ट है तो डेफिनेटली आप तो खुद जाकर केस फाइल कर देंगे, आप एक लीडर को ढूंढ लेके आप अपना केस लगा देंगे। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो माइनर है, अनसाउंड माइंड है, उस कंडीशन में या तो उसके द्वारा बाय और अगेंस्ट माइनर, या तो उसके द्वारा लगाया गया है या प्रवीण अजय अपना बैरेक लेकर बैठना बेटा, है ना, ऑर्डर 32 निकालना बैरेक में, ऑर्डर 32, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या प्रोसेस होनी चाहिए? क्या अगर कोई माइनर है तो क्या वो अननेसेसरी, जब क्योंकि वो केस फाइल नहीं कर सकता तो क्या वो सफर करेगा? नहीं। हमारे यहाँ इस चीज की प्रॉपर हमने सीपीसी में व्यवस्थाएं दी हुई हैं कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है जिसमें कि कोई पर्सन माइनर है या किसी ने माइनर के अगेंस्ट केस लगा दिया गया है, तो उस कंडीशन में क्या प्रोसेस होनी चाहिए? इसका हेडिंग डाल लीजिए, सूट बाय और अगेंस्ट माइनर्स एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। एक शब्द इसमें नोट डाउन करना सभी लोग, इवन हिंदी इंग्लिश कोई भी है, वाद मित्र। वाद मित्र जिसे हम बोलेंगे, जैसे कि ऑर्डर 32 का आपका रूल है, फर्स्ट रूल नंबर 1, माइनर टू सू बाय नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड का नाम दिया जाता है इसे, जिसे कि हिंदी में वाद मित्र बोला जाता है। और ये बहुत ज्यादा काम का है क्योंकि वाद मित्र हम नहीं समझ पाते कि भाई वाद मित्र कौन। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है, यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो यहाँ स्पेशल जो भी केसेस है फॉर अनसाउंड माइंड और माइनर्स, उसकी कंडीशन में क्या होगा, टू बी इंस्टीट्यूट एट द कॉज ऑफ द माइनर पर्सन और अनसाउंड माइंड, टू बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द माइनर पर्सन और अनसाउंड माइंड, क्या होगा। सिविल प्रोसीजर ने यहाँ पर कुछ चीजों में हमें ये फैसिलिटी दी है कि इसके पीछे जो रीजन है कि यहाँ पर प्रॉपर एक वो लोग जो कि इसमें अपीयर नहीं हो सकते, तो उनका कहीं इंटरेस्ट या उनके साथ कुछ गलत ना हो, अनजस्टिस ना हो, इसलिए इस तरह की चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि यहाँ पर उनका अगर किसी भी गार्जियन को लिया जाता है या गार्जियन है या नहीं, उस कंडीशन में कोई वाद मित्र अगर है उस व्यक्ति को यहाँ अपॉइंट किया जा सकता है। अब सबसे पहले चीज कि अवयस्क माइनर कौन, कैसे हम डिसाइड करेंगे हु इज माइनर? क्यों अजय? यस मैम। माइनर कौन, कैसे डिसाइड करेंगे कि ये माइनर है? मैम वो माइनर की तो मैम एज देखना पड़ेगा ना मैम, कौन माइनर है नहीं। अरे तो कौन से एज को एप्लीकेबल करेंगे हम यहाँ पर? ओके सॉरी मैम, क्या है मैंने तो सुना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मैम ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिख लो इसको। किसी को मोहरे बीबी का केस याद है? ओके मैम। याद है सभी को मोहरे बीबी का केस है कि? ओके मैम, यस मैम, आई नो मैम। याद रखिएगा, जब भी माइनर को लेकर कोई चीज आती है तो हमेशा आप लोगों को मोहरे बीबी का केस क्लिक होना चाहिए और साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लिक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम इसमें हम अगर इस चीज को मेंशन करते हैं तो मोहरे बीबी की केस वो तो याद रखिए, इसी के साथ आप याद रखेंगे क्योंकि इसके साथ आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हमारा जो प्रॉपर एक्ट है इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, जो कि आपकी अवयस्कता अधिनियम के अंतर्गत आता है, जिसमें कि आपका एज वाला इशू शॉर्ट आउट होता है। अब रूल नंबर 2, वेयर सूट इज इंस्टीट्यूटेड विद इन नेक्स्ट फ्रेंड प्लान टू बी टेकन ऑफ द फाइल। जहां वाद मित्र के बिना वाद संचित किया जाएगा वहां वाद पत्र फाइल से निकाल दिया जाएगा। नंदिता इसे ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, जहां पर कोई केस अवयस्क ने लगा दिया वहां पर क्या किया है,
यहाँ आपका नेक्स्ट फ्रेंड को यहाँ नहीं बनाया गया। अभी नेक्स्ट फ्रेंड कौन होगा? डेफिनेटली कोई माइनर तो नहीं होगा, डेफिनेटली एडल्ट होगा। तो उसके थ्रू अगर कोई केस फाइल नहीं किया गया है तो उस वाद पत्र को फाइल से निकाल दिया जाएगा। अभी मैंने बताया ना कि कैसे स्टार्ट हुआ, सेम चीज यहाँ पर एप्लीकेबल हुई कि अगर जहाँ कोई अवैध उसकी ओर से वाद लगा देता है बिना वाद मित्र के, तो वहां पर क्या करेंगे? प्रतिवादी यहाँ पर आवेदन कर सकता है कि वाद पत्र फाइल से निकाल दिया जाए और उसे खर्चे उस लीडर या उस व्यक्ति द्वारा दिए जाए जिसने उसे उपस्थित किया था। कोई 10 साल का बच्चा है, 15 साल का लड़का है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर के अगेंस्ट किसी ने पोजीशन ले लिया है, पोजीशन ले लिया है, उस व्यक्ति ने 15 साल के लड़के ने कोर्ट में जाकर केस फाइल किया कि मेरी इस प्रॉपर्टी पर यहाँ किसी ने इलीगल पोजीशन लिया है। सामने वाली पार्टी अपीयर होती है और बोलती है कि यह व्यक्ति ने जिसने केस फाइल किया है ये एडल्ट नहीं है। तो यहाँ अगर ये प्रूव हो जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारा इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1975 में क्लियरली ये बताया गया है इस कैटेगरी में जिसे माइनर मान लिया गया है उस व्यक्ति ने अगर यहाँ केस फाइल किया है तो ऑर्डर 32 के रूल 2 में उस प्लांट को उस फाइल से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 1 से लेकर ये मैंने प्रॉपर नोट्स आप लोगों के लिए बनाए हैं, थोड़ा सा ये मैं आपसे शेयर करूंगी, इसे प्रॉपर पढ़िएगा। देखिए इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों है, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट फ्रेंड या गार्जियन का जो सिस्टम है वो इसलिए है कि माइनर अगर कैपेबल नहीं है तो क्या वो खुद को डिफेंड ना करे, और अगर खुद को डिफेंड ना करे तो क्या दूसरे ही उसकी प्रॉपर्टी या उसकी सिविल राइट्स को वायलेट करते रहें? तो नहीं, अगर ऐसी चीजें होंगी तो कब तक, क्या अगर मान लीजिए 10 साल का बच्चा तो अगले 8 साल तक वो इन चीजों को बियर करेगा जब तक कि वो एडल्ट नहीं हो जाता। इसलिए यहाँ पर इन चीजों को मेंशन किया गया है ताकि उस व्यक्ति के राइट्स का, जो कि माइनर है, उसके राइट्स का वायलेशन ना हो। अब फिर से एक चीज आती है, हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट फ्रेंड, और ऑब्लिक में लिखना गार्जियन। गार्जियन से मतलब होता है संरक्षक। कौन हो सकता है भाई? तो यहां पर every suit by a minor should be instituted in his name through his guardian or next friend. If the same is not done, the plan will be taken off the file, जो कि ऑर्डर 32 का रूल 2 यहाँ पर लिख लीजिए साइड में आप लोग। Any person who has attained majority and is of sound mind may act as a guardian or next friend provided his interest is not adverse to the that of minor, who is not opposite party in the suit and who gives consent in writing to act as a guardian or next friend। जो कि यहाँ पर वो पर्सन नहीं है, प्रतिवादी मीन्स डिपेंडेंट का इंटरेस्ट के साथ किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं रखता है, राइटिंग में ये चीज बोलता है कि हाँ वो एज ए गार्जियन इस केस को में अपीयर होने के लिए रेडी है, उस व्यक्ति को यहाँ पर कोर्ट अपॉइंट कर सकता है या जिसने केस फाइल किया है उसे रेगुलर रखेगा। ठीक है, अब कुछ प्रोविजंस हैं, तो अगर बैरेक्ट है तो बैरेक्ट से आप लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे ताकि आपको स्पेसिफिक प्रोविजंस पता चले। अब जैसे रूल 2 हमने पढ़ा, फिर रूल 3 देखिए, गार्जियन फॉर द सूट टू बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट फॉर माइनर डिपेंडेंट। अब अगर अभी हमने ये माना कि हमने केस फाइल किया है, सेम कंडीशन होती है डिपेंडेंट के लिए। अगर कोई डिपेंडेंट मींस प्रतिवादी किसी एडल्ट ने किसी अवयस्क के विरुद्ध कोई केस दायर किया है, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में यहाँ पर न्यायालय द्वारा उसका कोई गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, कोर्ट को भी राइट होते हैं कि कोर्ट उस व्यक्ति के लिए इस तरह का कोई गार्जियन या संरक्षक नियुक्त कर सके। अब इसका आदेश देने के लिए अवयस्क का नाम की ओर से, उसके नाम की ओर से लगाया जाएगा। ठीक है, उस व्यक्ति के नाम की ओर से आवेदन लगाया जाएगा और उसके संरक्षक के तौर पर कौन होगा? देखो इसको एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, 5 साल का है, अब उसे किसी को अडॉप्ट करना है और उसके जो गार्जियन है, मतलब मान लीजिए उसके माता पिता कोई भी नहीं है, तो उसका गार्जियन कौन होगा? उस व्यक्ति के लिए केस लगाया गया है, तो अब यहाँ पर उसके लिए उसके जो गार्जियन अगर किसी संस्था का है तो वो संस्था होगी, और अगर कोई भी नहीं है तो कोर्ट यहाँ पर किसी भी ऐसी अथॉरिटी को यहाँ उसका गार्जियन अपॉइंट कर सकता है जो कि उसके मामले में डिसीजन ले सके। अब अगर मान लो उसका कोई भी नहीं है
तो फिर कोर्ट खुद किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है जो कि उसके लिए सही निर्णय ले सके, है ना। तो यहाँ इस तरह की चीजें मीन प्रतिवादी हो चाहे वादी, तो कोर्ट को ये राइट होता है कि सही व्यक्ति का चुनाव, सही व्यक्ति का यहाँ बार बार जो मैं बोल रही हूँ इसके पीछे रीजन ये है कि अगर कोई गलत व्यक्ति किसी माइनर के फेवरेबल में शो ऑफ करके खड़ा होता है और अगर उसके साथ फिर कुछ गलत होता है तो यहाँ कोर्ट इन चीजों को वॉच करता है कि अगर कोई व्यक्ति एज ए गार्जियन और नेक्स्ट फ्रेंड आता है तो क्या वो सही है ना। इसलिए यहाँ पर ये ड्यूटी टू एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनर यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप गार्जियन हैं मीन्स आप उसके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, उसके हित के लिए काम करते हैं, तो उसके हित को ध्यान में रखते हुए आपको एक्ट करना है, आपको परफॉर्म करना है ना। अब 3 में उसका जो आपका रूल 3 है उसमें बात जो भी माइनर है उसके डिपेंडेंट है उसके लिए अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। अब इसमें 3 का ए है, इसे थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा। डिक्री अगेंस्ट माइनर नॉट टू बी सेट असाइड अनलेस प्रीजुडाइस हैज बीन कॉज्ड टू हिज इंटरेस्ट। ये बाद में जब पढ़ोगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगा, इसलिए अभी इसको समझ लो। अवैध के विरुद्ध डिक्री का तब तक अपास्त न किया जाना जब तक कि उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो, ठीक है। जब तक कि किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तब तक उसके अगेंस्ट में आप कोई डिक्री कोर्ट पास नहीं करेगा। इसके पीछे कोई रीजन क्या है, कोई मुझे बता सकता है? देखिए, अवैध के विरुद्ध पारित कोई डिक्री केवल इस आधार पर अपास्त नहीं की जाएगी कि अवैध के बाद के लिए वाद विक्रिया संरक्षित वाद विषय में वाद विषय या वाद वस्तु में अवैध के हित के प्रतिकूल को हित रखता है, किंतु यह अगर उसके हित के अगेंस्ट कोई नहीं चाहता है तो यहाँ पर उस डिक्री को अपास्त करने का आधार हो सकता है, अदरवाइज नहीं। इसी तरह रूल नंबर 4 आप देखेंगे, हु मे एक्ट एज नेक्स्ट फ्रेंड और टू बी अपॉइंटेड। तो अभी हमने देखा जो कि कोई भी जो राइटिंग में अपनी जैसे अब हमने ये देखा है ना, अभी आप यहाँ पर ये देखिए, आप लोगों ने देखा हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ गार्जियन। अब यहाँ उसको आप हाईलाइट कर लेंगे रूल नंबर 4। तो क्या होगा, जब हम इस तरह के आंसर्स लिखते हैं तो आपको याद रखने में भी बहुत आसानी होती है और समझने में भी, है ना। रूल नंबर 4 में है, क्लियरली कर दिया गया है। तो कौन होगा, जो कि उसमें इंटरेस्ट रखता है, जो कि उसके अगेंस्ट नहीं है, गुड फेथ रखता है, राइटिंग में अपनी कंसेंट देता है और उसके लिए एज ए गार्जियन हैप्पीली वर्क करने को तैयार है, एक्ट करने को तैयार है और उसके फेवरेबल होगा। हाँ, पर अब जब वो एज ए गार्जियन इस तरह का एक्ट करता है तो उससे रिलेटेड खर्च जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, कौन करेगा वो खर्च? जरूरी नहीं है यहाँ पर गार्जियन फैमिली मेंबर है, मान लीजिए फैमिली मेंबर नहीं है, कोर्ट ने किसी को अपॉइंट किया है, तब कहाँ से आएंगे अर्शिया वो खर्च, कौन पे करेगा वो? सॉरी मैम, आपकी आवाज नहीं है बीच में, क्या आप रिपीट कर दें? मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई गार्जियन को अपॉइंट किया है किसी केस में और वो उसमें अपियर होता है, देन उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो कहाँ से आएंगे, कौन देगा? क्या व्यक्ति खुद उठाएगा क्योंकि वो गार्जियन है या नेक्स्ट फ्रेंड है? मैम शायद कोर्ट देगी उसके बिहाफ पे, या फिर माइनर की अगर प्रॉपर्टी वगैरह है तो नहीं, अब यहाँ कोर्ट नहीं देगा मैम शायद प्रॉपर्टी इस चीज को कि अगर उस जो भी व्यक्ति है, माइनर है, जो उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी में से कुछ फंड निकाला जाएगा, ठीक है। ये आपके रूल नंबर 4 पे ही इन चीजों को मेंशन किया गया है और उसके खर्चे उसको उस तरह से दिए जाएंगे जैसे कि कोर्ट सही समझता है, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हो सकता है कोई व्यक्ति फैमिली का है तो ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है कि पेरेंट्स नहीं है तो पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स है या अंकल है, चाचा चाची कोई है तो ठीक है, वो कंडीशन में यहाँ पर इस तरह की
डिमांड वोट शायद न करे, बट कोई ऐसा गार्जियन है जिसे कि कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया, या कोई ऐसा गार्जियन है जिसको भी नीड है, या वो इस शर्त पर ही है कि हाँ उसकी कम से कम वो हर गुड फेथ में काम करने को तैयार है, बट एटलीस्ट उसकी खर्च को यहाँ पर पूरा किया जाए, तो वो कहाँ से होंगे, जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसमें से होंगे। फिर रूल नंबर 5 जो आपका है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट। वाद मित्र जो आपका है या वादार्थ संरक्षक, इसको लिख लेना भाई, नवनीत, प्रवीण, अजय, वादार्थ संरक्षक। अगर आपसे कोई पूछता है वादार्थ संरक्षक क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब अवयस्क व्यक्ति के द्वारा उसके संरक्षक जब कोई केस लगाते हैं तो उसे वादार्थ संरक्षक बोला जाता है या वाद मित्र बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर उसे हमने वो व्यक्ति केस लेकर आया है तो वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, किसका, उस अवयस्क का, माइनर का। फिर रूल नंबर 6 जो आपका है, रिसीव्ड बाय नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन फॉर द सूट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर डिक्री फॉर माइनर। अगर कोई डिक्री हो जाती है तो उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको किसको मिलेगी वो। हाँ विनोद बोलो, आवाज बोलो विनोद भाई, रिज्वाइन कर लेना, 1 ही मिनट बचा है ना। नो मैम कुछ नहीं होता। अब अगर मान लीजिए कि कोई संपत्ति, कोई डिक्री है वो मिल चुकी है, तो यहाँ पर क्या होगा, बाय वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिफोर डिक्री और ऑर्डर, अवयस्क के पक्ष में डिक्री या आदेश के अधीन किसी भी धन से रिलेटेड, मीन्स आपकी इलीगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर उसे उस टाइम पर अवयस्क की ओर से कौन प्राप्त करेगा, उसे उसका वाद मित्र, मीन्स नेक्स्ट फ्रेंड और गार्जियन। इसी तरह अगर कोई एग्रीमेंट करना है या किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना है तो यहाँ पर किया जा सकता है, जिस तरह पर वो कोर्ट की कंसेंट के बगैर नहीं होगा। रिज्वाइन कर लीजिए फिर से।